मुझे इसमें सेंस नहीं नजर आ रही कि आप अपनी जिंदगी खराब करें अपने भाई की ठीक करने की कोशिश करने के लिए। सो टेक हिम आउट ऑफ द इक्वेशन। उसके बाद जब खाली इक्वेशन में आपकी अम्मी रह जाए, फिर आप सोचेंगे क्या आप उनको किसी तरह से कनाडा ला। जकिया एक 33 साल पाकिस्तानी खातून है जो मिसिसागा में रहती हैं अपने शोहर अदनान के साथ। बस यही दो लोग हैं और पीआर पर कनाडा आए हुए थे 2 साल पहले। जकिया ने अभी अभी बैंक से पैसे निकलवाए हैं और वो एक कंसल्टेंट के पास जा रही हैं पाकिस्तान पीआईए का टिकट बुक करवाने के लिए, बिकॉज शी इज अबाउट टू लीव फॉर पाकिस्तान। लेकिन जाने से पहले एक आखिरी दफा मेरे चैनल के तवसुत से आपकी राय जानना चाहती हैं, क्योंकि अभी भी वो बहुत डबल माइंडेड है, उनके जहन में बहुत कुछ चल रहा है। कनाडा में भी देयर इज सो मच दैट शी इज पुटिंग ऑन स्टेक पाकिस्तान जाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान जाना भी उनके नजदीक बेहद जरूरी है। पहले इनकी सिचुएशन समझ लें और फिर प्लीज नीचे कमेंट्स में बताएं कि उनको क्या करना चाहिए। क्या उनका ये जो फैसला है कनाडा को पक्का पक्का छोड़ के पाकिस्तान जाने का, ये ठीक है या नहीं, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो जकिया की नाजरीन सिचुएशन ये है कि जकिया डॉक्टर है और कनाडा में एक हॉस्पिटल के साथ बहुत अच्छी पे पर लगी हुई है, मतलब कि फार अबव एवरेज। समझ ले कि शी इज वन ऑफ द टॉप अर्नर्स इन कनाडा, जबकि उनके हस्बैंड एक बैंक में काम करते हैं। पाकिस्तान इस वजह से जाना चाहती हैं क्योंकि कहती हैं कि कनाडा में मेरे पास सब कुछ है लेकिन माँ नहीं है। तो मैंने कहा अगर माँ नहीं है, आपके पास सब कुछ है, तो आप माँ को यहाँ बुला लें, कितना मसला है। कहती हैं नहीं, वो यहाँ के वेदर के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती और वो इस किस्म की हैं कि अपने कमरे को नहीं छोड़ सकती, उनको अपना कमरा छोड़कर डिप्रेशन होता है। समटाइम्स हमें लोगों के मसाइल बहुत सरसरी से लगते हैं, हमें लगता है कि ये तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो मसाइल एक डिसाइसिव किरदार अदा कर रहे होते हैं उनकी ज़िंदगी में, क्योंकि उनका साइको सोशल बिल्डअप इस किस्म की होती है कि ऐसे इश्यूज जो हमारे लिए पैटी हो सकते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे उनकी अम्मी इस वजह से अब कनाडा नहीं आ सकती। बिसाइड्स वो कहती हैं कि मैं भी सारा दिन काम पर होती हूँ और अदनान भी सारा दिन काम पर होते हैं, तो अम्मी अकेले कनाडा में नहीं रह सकती बिल्कुल। मैंने कहा पाकिस्तान में भी तो अकेले ही हैं। कहती है नहीं, पाकिस्तान में मेरा छोटा भाई उनके साथ है लेकिन उसकी भी सिचुएशन बहुत ख़तरनाक है। मैंने कहा कि चलें फिर तसल्ली से बताएं। कहती है कनाडा में मैंने सब कुछ पाया लेकिन माँ को मिस किया। माँ मुझे कहती थी कि बेटा एक वक्त आएगा तुम मुझे याद करोगी। उस वक्त मैं उनकी बात सुनती तो थी लेकिन कभी उसका इतना असर नहीं लिया था। माँ तो साथ ही होती है, अगर मैं शादी होकर चली भी जाऊंगी तब भी मैं व्हाट्सएप पर राब्ते में रहूंगी, आती जाती रहूंगी। एक तो मुझे पता नहीं था कि मेरी शादी मुल्क से बाहर हो जाएगी, दूसरा ये कि अब मैं माँ को हर चीज़ में मिस करती हूँ। मैं खाना खा रही होती हूँ तो मेरे आंसू निकल आते हैं, मैं सैंडविच बनाकर खा रही होती हूँ तो मुझे माँ के हाथ की चूरी और पराठा याद आता है। मुझे बड़े बड़े यूटिलिटी स्टोर्स में, कॉस्को, वॉलमार्ट, कैनेडियन टायर, इनमें फिरने में कोई मज़ा नहीं आता। मुझे अपने घर के करीब की वो हट्टी याद आती है जिससे मैं जाकर बचपन में मुरुंडे खाती थी, और वो जो उनका 2 रुपए वाला केक होता है जो डब्बों में सामने जिसके ऊपर ग्रीन और पिंक कलर की लाइंस डाली होती हैं, वो वाला केक मुझे याद आता है जिसके ऊपर कोकोनट छिड़काया हुआ होता है। कहती है कि मुझे पाकिस्तान की वो टूटी हुई सड़कें याद आती हैं, मुझे उन मोटरसाइकिलों, उन रिक्शों से प्यार है, उनकी टी टी पापा, उनके शोर से एक ज़िंदगी का एहसास होता था। यहाँ मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता, मुझे अपनायत नहीं फील होती, इतनी साफ़ सुथरी जगह पर दिल नहीं लग रहा मेरा। मैंने कहा कि आप तो इतनी पढ़ी लिखी हैं माशाल्लाह, एक काबिल डॉक्टर बन गई हैं, लेकिन आप भी इस तरह से सोचती हैं। कहती हैं कि पाकिस्तान के उन छोटे से तंग गली वाले मोहल्लों में एक ज़िंदगी बिताई है मैंने। कनाडा तो पिछले 2 साल से ही रह रही हूँ मैं, उससे पहले मैं अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई 31 साल जहाँ रही हूँ। बिलाल भाई, उन जगहों को मैं कैसे भूल सकती हूँ, कैसे भूल सकती हूँ मैं। मुझे वो आंटी खालदा याद आती हैं जो हमारे पड़ोस में होती थी, इतना प्यार करती थी, हमारे घर आना जाना। यहाँ तो
आपके साथ कौन रहता है आपको नहीं पता, वो किस बैकग्राउंड से है, कल्चर बिल्कुल मुख्तलिफ होता है और लोग भी बिल्कुल रिजर्व्ड रहते हैं यहाँ पर। तो मैं घुटा घुटा सा फील करती थी हमेशा। मुझे याद आती है माँ के हाथ की खीर, जिसके बगैर मैं नहीं रह सकती। मुझे यहाँ अच्छे से अच्छा केक मिल जाता है, टिम हॉर्टन्स, हर तरह के डोनट्स, कॉफ़ी, केक्स एक्सेट्रा, लेकिन जो माँ के हाथ की खीर है उसकी बात ही और थी। मैंने कहा तो माँ ने आपको खीर बनाई सिखाई होगी, आप घर में खुद बना लिया करें। कहती है मैं घर में बना लेती हूँ खीर और मुझे और ज़्यादा रोना आता है क्योंकि वो बिल्कुल वैसी दिखती है लेकिन उसमें जितनी मर्जी चीनी डाल लूँ वो मिठास नहीं आती, वो तासीर नहीं होती जो ममता के प्यार की वजह से उसमें शीरीनी का जादू टपकता था। अब ये है कि पाकिस्तान में जाऊंगी तो कनाडा से जो 2 साल में कमाया है वो मेरे पास बैकअप है। मैंने कहा कि वो आपके पास इतना सॉलिड है कि पाकिस्तान में जाकर, कहती है कि पाकिस्तान में ऑनेस्टली फाइनेंशियली बिल्कुल वीक है। अम्मी एक 3 मरले के पोर्शन में छोटे भाई के साथ किराए पर रहती हैं और बस छोटा भाई और मैं ही थी। अम्मी ने बहुत मेहनत करके पढ़ा लिखा कर मुझे डॉक्टर बनाया और मैंने PR अप्लाई की। अदनान की वजह से हम लोग यहाँ आ गए। अभी अदनान बिल्कुल वापस नहीं जाना चाहते। जकिया कहते हैं अदनान से मेरी इसी बात पर बहस होती रहती है, बहुत अच्छे हैं वैसे तो, लेकिन मेरे इस डिसीजन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे। मैंने कहा आप जाए ना जाए, मैं नहीं रह सकती यहाँ पर। तो मैंने कहा कि आप जो मुझे रीजंस बता रही हैं उनकी वजह से, एक तो आप कनाडा छोड़ रही हैं, साथ ही साथ अपने हस्बैंड को भी इधर छोड़कर आप पाकिस्तान अकेले जा रही हैं। कह रही हैं जी, और इसी वजह से मैं बहुत डबल माइंडेड हूँ और मुझे लोगों का ओपिनियन चाहिए कि क्या मैं सही कर रही हूँ या आई एम थिंकिंग एक्सेंट्रिकली, मैं एक एज पर जाकर सोच रही हूँ। क्योंकि मेरे जो हालात और वाकयात हैं, जितनी मुझे अपनी माँ की याद सताती है और जितना मुझे वो मोहल्ला याद आता है और पाकिस्तान याद आता है, उसने मुझे इतना ज़्यादा पागल दीवाना बना दिया कि शायद कोई कहे कि इसकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है, लेकिन मेरे लिए यही सच है। मेरे लिए पाकिस्तान जाने में सुकून है, मुझे वहाँ से ठंडी हवा आती है और यहाँ मुझे घुटन महसूस होती है। मैंने कहा वहाँ से आपको ठंडी हवा आती है, आपको मालूम है वहाँ कितनी ज़्यादा बिजली जाती है और कितनी महंगाई हो गई है। कहती है हाँ तो मैंने कमाया है ना यहाँ 2 साल, जितना कमाया है वो इसीलिए तो कमाया है। पाकिस्तान जाकर मैं आराम से रहूंगी इंशाल्लाह, फिर देखूंगी। PR तो मिल गई है मुझे, अगर ना हो सका तो हो सकता है कि मैं वापस आ जाऊं, लेकिन जो मैंने यहाँ रहकर महसूस किया बहुत मुश्किल है कि अम्मी के होने तक और छोटे भाई की जब तक हालत ठीक नहीं हो जाती कि मैं वापस आ जाऊं। मैंने कहा ऐसा क्या है वहाँ? कहती है कि मेरा जो छोटा भाई है वो नशे का आदी हो गया है, उसको बुरी लत लग गई है। उसकी ऐसी कंपनी है कि अम्मी परेशान रहती हैं। अब अम्मी की अपनी उम्र 75 साल है और वो उसको नहीं राह रास्त पर ला सकती। सोचती रहती हैं कि इसका इलाज करवाऊं। कितनी दफ़ा उसको रिहैब सेंटर भी लेकर गए हैं, लेकिन वहाँ से भी वो लड़ झगड़ कर भाग कर आ जाता है। और जब उसको फिर वहाँ पर दाखिल करवाया गया, ना मेरे अब्बू जिंदा हैं ना हमारा कोई और भाई है, तो अम्मी अकेली 75 साल की, वो रोती हैं पीटती हैं, फ़ोन करती हैं रिहैब सेंटर इसको लेकर जाओ क्योंकि इसने शराब पी हुई है और ये बेकाबू हो रहा है और घर में उधम मचा रहा है। तो वो लेने के लिए आते हैं, फिर उनसे लड़ता है झगड़ता है। उनकी तरफ शीशे की बोतल उसने फेंकी लास्ट टाइम, बड़ी मुश्किलों से वो लोग भी बचे। हेलमेट पहन कर आते हैं, अपने आप को बचते बचाते उसको आकर पकड़ कर लेके जाते हैं, लेकिन इतना मुश्किल हो रहा है अम्मी के लिए उसको वहाँ पर भी रख पाना, क्योंकि ज़ाहिर है रिहैब सेंटर भी कोई मुफ्त में तो नहीं चलता, वो तो एक बिजनेस मॉडल है। ठीक है वो भाई की वहाँ पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन उनको पैसे चाहिए। अम्मी तो खुद बेचारी 3 मरले के किराए के पोर्शन में रहती है। मैंने कहा भाई आपका कितने साल का है? कहती है कि वो 32 साल का है, मैं 33 साल की हूँ और उसकी शादी भी अभी तक नहीं हुई और वो कोई काम काज भी नहीं करता और बस वो नशे का आदी हो गया है, बुरी लत उसको लग गई है। मोहल्ले के जो लड़के हैं, मैंने कहा वही मोहल्ला याद कर करके उसके पीछे आप कनाडा में अपनी सेट लाइफ और अपने हस्बैंड को छोड़कर वापस जाना चाहती हैं, जिसमें इस किस्म के ओबाश लड़के भी रहते हैं जिन्होंने आपके भाई तक को अपने गैंग का हिस्सा बना लिया है और उसको गलत राह पर डाल दिया है। कहती है बिलाल भाई हर जगह अच्छी बुरी चीजें तो होती ही हैं, जहाँ कीचड़ होता है वहाँ क्या फूल नहीं खिलते। मैंने कहा ये आप शायरी कर रही हैं, लेकिन आप अगर सोचें
तो आप यहाँ रहकर ज़्यादा बेहतर पोजीशन में हैं उनकी इमदाद करने के लिए और उनके लिए सपोर्ट बनने के लिए, बजाय इसके कि आप अपनी अच्छी भली हस्ती बस्ती जिंदगी को रिस्क में डालकर पाकिस्तान जा रही हैं। कहती है कि ऐसा मैं रिस्क में तो नहीं डाल रही ना, अदनान है, मेरी पीआर हुई हुई है, अगर आना होगा। मैंने कहा कि यू आर टेकिंग अदनान ऑल्सो टू नॉन सीरियसली। मुझे नहीं पता कि आपके हस्बैंड कितने अच्छे हैं या आप कैसे आंखें बंद करके उनके ऊपर इस तरह से भरोसा कर सकती हैं, लेकिन आदमी की नीयत चेंज होते देर नहीं लगती, स्पेशली अगर आई थिंक देयर इज सो मच मोर टू दिस इक्वेशन बिटवीन यू एंड योर हस्बैंड कि शायद आपने मुझे वो सब कुछ नहीं बताया, लेकिन अगर मैं ऊपर से देखकर इस चीज को असेस करूं तो मैं ये देखूंगा कि अदनान ये महसूस करेगा कि मेरी बीवी ने मुझे छोड़ दिया। ठीक है, उसके लिए उसकी माँ उसका भाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे छोड़कर वो चली गई है। अब हर बंदा फरिश्ता सिफ्त नहीं होता, हर इंसान के साथ शैतान भी लगा हुआ है। हो सकता है कि आपके पाकिस्तान जाने के बाद अदनान खुद यहाँ भटक जाए, बहक जाए, खुदा जाने क्या कर बैठे। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज, उसके लिए हर तरह का रास्ता खुला हुआ है, आपके इंतजार में तो नहीं बैठेगा। फिलहाल आपको लगता है कि ही इज सो हेड ओवर हील्स इन लव विद यू कि ही इज नेवर गोना चेंज, लेकिन इंसान बदल सकता है, स्पेशली जब आप एक सॉलिड बुनियाद पर पाकिस्तान नहीं जा रही एंड यू आर इवन नॉट श्योर कि आप वापस भी आएंगी या नहीं। आप कह रही है कि अगर मुझे वापस आना हुआ तो क्या ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि अगर अदनान पाकिस्तान चले जाए। कहती है कि नहीं, अदनान पाकिस्तान नहीं जाएंगे, वो कनाडा आ चुके हैं और उन्होंने कनाडा को पसंद कर लिया है। हो सकता है कभी अगर वेकेशन वगैरह के लिए चले जाए, लेकिन ही वांट्स टू परमानेंटली गेट सेटल्ड इन कनाडा। लेकिन मैं अपने आप को जितना भी रोकती रही हूँ यहाँ पर, जितना भी सोचती रही हूँ, लेकिन मैं बेचैन रही हूँ कि मैं कनाडा में सेट नहीं हो सकती। मुझे अम्मी की याद सताती है और अम्मी अकेली हैं, 75 साल की बूढ़ी औरत को संभालना पड़ रहा है। बेटा जो बेकाबू हुआ है, रिहैब सेंटर से भी भाग जाता है, बार बार उसको वहां जमा कराना पड़ता है। मैंने कहा अम्मी की आपकी समझ आती है बात, लेकिन आप अगर ये समझती हैं कि अपने भाई को आप ठीक कर लेंगी यहाँ से जाकर, तो याद रखें कि आप अपनी जिंदगी खराब कर सकती हैं। इस तरह के लोग बहुत मुश्किल होता है कि राह रास्त पर आए। अल्लाह ही उनको हिदायत दे तो दे, जब तक अंदर से डिटर्मिनेशन ना हो और उनमें खुद सही होने का जज्बा ना हो, कोई बंदा नहीं उनको ठीक कर सकता। पाकिस्तान में रहते हुए बाप भाई लोग बीवियां ठीक नहीं कर सकती। आप शादी हुई बहन कनाडा से छोड़ छाड़ कर उधर जाकर उसको कैसे, क्या इस चीज में आप महारत रखती है किस किस्म की? कहती है नहीं, आई एम ए गायनेकोलॉजिस्ट, लेकिन मैं अपने भाई को समझाऊंगी। मैंने कहा जो आपने समझाना है उसको फोन पर समझा ले, या आप जाकर हो आए, ठीक है चली जाएं, लेकिन जाकर समझाकर ट्राई कर लें, लेकिन कम बैक। यू नो, you are giving up so much, like almost everything in your life for the family you have come from. लेकिन what about the family that you have built with your husband? आपकी एक पोजीशन है, एक स्पॉट है कनाडा में जो आप खाली करके जा रही हैं। अदनान के साथ जब वो खाली जगह रहेगी और 1 महीना रहेगी, 3 महीने रहेगी, 1 साल रहेगी, 2 साल रहेगी, अदनान आखिर कब तक वो खाली जगह पूर्ण नहीं करेगा? आप समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन आप अपना सब कुछ दांव पर लगाकर जा रही हैं अपनी बूढ़ी माँ की खातिर, जिसको आप यहाँ बुला सकती हैं। लेकिन कहती है कि मैं उनको बुला भी लूं किसी तरह से, उनको मैं मना भी लूं अपना कमरा छोड़ने पर। ठीक है, कनाडा में अगर मैं नहीं भी होती सारा दिन घर पर, तो पाकिस्तान में भी तो मैंने कहा तो वो अकेली ही है। कहती है बिलाल भाई आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो अपने बेटे को छोड़कर नहीं आ सकती मेरे पास, क्योंकि उनका बेटा पहले ही डिप्रेस्ड है और वो नशे का आदी है। उनको लगता है कि किसी तरह से उसको संभालेंगी, समझाएंगी, वो हो ही नहीं सकता कि उसको छोड़कर कभी भी मेरे पास कनाडा आ जाए। लेकिन मैं अपनी माँ को इस कर्ब में नहीं देख सकती। चले ठीक है, वो तो आप की बात मैं समझ सकती हूँ कि अगर पाकिस्तान की याद सताती है या गलियां मोहल्ले याद आते हैं या खाने याद आते हैं, वो तो चलो एक हर परदेसी पाकिस्तानी के अंदर किसी ना किसी हद तक वो चीज़ होती ही है, और शायद उसको मैं ओवरकम कर भी सकूं। बिलाल भाई आप ठीक ही कह रहे हैं कि मुझे शायद करना ही चाहिए, लेकिन मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकती। मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकती। मेरी माँ अकेली है, तनहा पाकिस्तान में उन मसाइल के साथ डील करने की कोशिश कर रही है। उसमें कोई एनर्जी नहीं रही, उसमें कोई हिम्मत नहीं रही, लेकिन बेचारी अकेली वॉरियर की तरह से लड़ रही है। उससे चला नहीं जाता, लेकिन उसको भागना पड़ता है मेरे भाई के पीछे।
बिलाल भाई, आपको मैं बता नहीं सकती कि 2 दिन पहले मेरे भाई को रिहैब सेंटर वाले लेकर गए हैं, तो मेरी माँ बेड से उतरकर भागी है उसके पीछे और स्लिप होकर गिर गई है। घुटना उसका डिसलोकेट हो गया है। खाला, जो बूढ़ी खाला है, वो अभी हॉस्पिटल लेकर गई है, लेकिन कोई नहीं है उनके साथ। शायद आप कहते होंगे कि आसान है मेरे लिए ये फैसला करना कि मेरा हस्बैंड इधर है, मैं कनाडा आ गई हूँ, मेरी लाइफ सेट है, लेकिन मेरी माँ के पास कोई भी नहीं है। वो गिर गई है, उसका घुटना डिसलोकेट हो गया है, उसको हेल्प की जरूरत है। खाली हर चीज मसले का हल पैसा नहीं होता। पैसा मैं भिजवाती रही हूँ और उसकी वजह से उनको पैसे की कोई कमी नहीं है। ठीक है, उनके पास अपना घर नहीं है, वो किराए के पोर्शन में रहती हैं, लेकिन मैं उनको इतना भेजती हूँ कि उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने कहा कि आपके हस्बैंड को कोई एतराज तो नहीं होता जब आप भेजती हैं? कहती है वो भी एक फैक्टर है। अदनान को अच्छा नहीं लगता कि मैं इधर कमा कर अपने घर में पैसा भेज रही हूँ। मैंने कहा वैसे उनको प्रॉब्लम होना तो नहीं चाहिए कि ना आपका कोई औलाद है और वो भी अच्छी जॉब करते हैं और आप भी एज अ डॉक्टर तो आई एम श्योर बहुत अच्छा कमाती होंगी। ज्यादा नहीं तो कम से कम आफ्टर टैक्सेस 7-8 हज़ार तो आप अकेले भी कमा लेती होंगी। कहती है कि बिलाल भाई ऐसा ही है, लेकिन अदनान अच्छा नहीं समझते इस चीज़ को कि मैं अपनी अम्मी को कुछ भी भेजूं तो मैं उनको नहीं बताती और मैं भेजती हूँ, लेकिन उनकी ये चीज़ मुझे आज तक खटकती है। मैंने कहा चले थिंग्स कैन बी सॉर्टेड, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि आप परमानेंट कनाडा छोड़कर पाकिस्तान अपने उस एडिक्टेड भाई के लिए नहीं जा सकती। शायद वाकई आपकी कंडीशन फिलहाल ऐसी है कि यू शुड गो बैक, बिकॉज आपकी अम्मी के पास और कोई नहीं है, आपके अब्बू नहीं है, आपका कोई भाई नहीं है, आपकी कोई बहन नहीं है, एक खाला है जिन्होंने उनको एडमिट करवा दिया। तो आई अंडरस्टैंड शी नीड्स मेडिकल हेल्प, लेकिन आप जाएं और या तो उनको लेकर अपने साथ वापस आ जाएं, या जाएं 3 महीने के लिए उनकी देखभाल करें और उनको सेट करके वापस आए। कहती है सेट करके मैं कैसे वापस आऊं, किसके सहारे छोड़ूं अपनी बूढ़ी माँ को मैं? ठीक है, वो हो सकता है, इंशाल्लाह मैं दुआ करती हूँ हॉस्पिटल से फारिग होकर घर आ जाएंगी, लेकिन फिर क्या? वो भाई जो खुद एक मुसीबत से कम नहीं है, वो अम्मी को बिल्कुल भी नहीं पूछता, अम्मी का कोई ख्याल नहीं रखता, बल्कि अम्मी को उसको संभालना पड़ता है। और उसकी वजह से कभी मोहल्ले वाले अम्मी को परेशान करते हैं कि आपका बेटा शराबी है, आप लोग ये जगह खाली कर दें। तो लास्ट टाइम ये भी हुआ था, 2 महीने पहले की बात है, कि अम्मी कह रही थी कि बेटा मुझे कोई घर ढूंढ दो किसी तरह से, मैं इधर से, ये मोहल्ले वालों ने तंग किया हुआ है, आसिम की वजह से मुझे नहीं यहाँ पे रहने देते, कि वो कहते हैं कि आपका बेटा हमारे बच्चों के ऊपर भी गलत असर डाल रहा है, आप यहाँ से चले जाएं। मैंने कहा कि ये मसाइल आपके, अगर आप समझती हैं कि आपके जाने से बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपका भाई अगर आपकी माँ की नहीं सुनता, तो आप उसके लिए थर्ड प्रायोरिटी भी नहीं होंगी। जिसको अपनी माँ का एहसास नहीं है, माँ की कदर नहीं है, बूढ़ी, वो अपनी बहन का बिल्कुल एहसास नहीं करने वाला। सो ये सोचना छोड़ दें कि आप अपने भाई की जिंदगी सेट करने के लिए या उसको किसी तरह से काबू में, कोई काबू नहीं कर सकता। एक ग्रोन अप एडल्ट को कोई काबू नहीं कर सकता। दुआ करें, उसको समझाती रहें, दैट्स द मोस्ट यू कैन डू। लेकिन मुझे इसमें सेंस नहीं नजर आ रही कि आप अपनी जिंदगी खराब करें अपने भाई की ठीक करने की कोशिश करने के लिए। सो टेक हिम आउट ऑफ द इक्वेशन। उसके बाद जब खाली इक्वेशन में आपकी अम्मी रह जाएं, फिर आप सोचेंगे क्या आप उनको किसी तरह से कनाडा ला सकती हैं, या अगर नहीं ला सकती तो फिर क्या अदनान के लिए वापस जाने की कोई सूरत है, और अगर नहीं है तो क्या अदनान यहाँ रहते हुए और आपके पाकिस्तान रहते हुए आप ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सस्टेन कर सकते हैं लॉन्ग टर्म और फॉर लाइफ? These are some of the things you should be thinking about. और I think there is so much more to this story, जो अगर मुझे पता चले तो मैं कुछ बेहतर बता सकूंगा। आप जानना चाहती हैं मेरे चैनल के तवस्सुत से, मेरे ऑडियंस से भी, तो मैं ख्वाहिश रखता हूं कि अल्लाह करे कि आपको बहुत अच्छा मशवरा यहाँ से मिल जाए कमेंट सेक्शन में भी। बट अदर देन दैट आई थिंक यू, आप ठीक है। एक तो देखें, वक्त भी बहुत कुछ सुलझा सकता है, क्योंकि किसी की जिंदगी का नहीं पता। अल्लाह को पता है कि आपकी अम्मी के पास कितना वक्त और है। अल्लाह करे कि वो लंबा जिए, लेकिन 75 ईयर्स के बाद अगर हम एक देखें जनरल स्केल पर जितना लोग जीते हैं, हो सकता है उनके पास अब ज्यादा वक्त ना हो।
तो मुमकिन है अगर आप जाती भी हैं तो आप अम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी से फारिग हो जाएं कुछ अरसे में। बट आपको जो भी होता है, जो भी सिचुएशन होती है, अदनान को अपने मुट्ठी में रखें। यही मैं कहना चाहूंगा, अपनी मुट्ठी में रखें। कैसे रखना है वो आपको पता है, इसका क्या मतलब है वो आपको बेहतर पता है, लेकिन अदनान के साथ अपनी इक्वेशन को बहुत अच्छा रखें, बहुत मजबूत रखें। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ दिस स्पाउसल रिलेशनशिप, क्योंकि आप ठीक है अपनों की हेल्प करने के लिए जा रही हैं या आपको पाकिस्तान की याद, बट आई थिंक कि वो इतना डिसाइसिव फैक्टर नहीं होगा, राइट? कहती है हाँ ऐसा ही है, लेकिन अम्मी की वजह से तो मैं जाना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, बट अदनान को अपने साथ रखें। लाइक ही शुड अप्रूव ऑफ वट एवर यू आर डूइंग। एक तो आपको अपने हस्बैंड की मर्जी के बगैर कुछ नहीं करना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ दिस कि आप कितना कमाती हैं, वो कितना कमाता है, आपकी क्या सिचुएशन है, दिस एंड दैट। हस्बैंड इज हस्बैंड, उसको इंपॉर्टेंस देंगी तो ये रिलेशनशिप सस्टेन करेगा। अगर उसकी इज्जत नहीं करेंगी, उसको छोड़ देंगी, बाकी चीजों को पकड़ के रखेंगी, तो ये गलते सड़ते खत्म हो जाएगा ये रिश्ता। एंड देन उसके भी कॉन्सिक्वेंसेज आपको लाइफ लॉन्ग भुगतने पड़ेंगे। सो डू ट्राई टू हैव अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन योर लव्ड वंस लाइव्स, बट एट द सेम टाइम do not compromise your own comfort and peace of life. नाज़रीन, मैंने तो यही कहा। ज़किया को आप इसमें कुछ बताना चाहेंगे मजीद तो नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी जो राय है ये किसी की पूरी जिंदगी के ऊपर असर अंदाज हो सकती है, इसलिए प्लीज बहुत सोच समझ के कमेंट कीजिएगा। ये देखिए नाजरीन, आज मैं कोस्को गया हुआ था तो सोना कितना ज़्यादा फिर से चढ़ने लग पड़ा है। मुझे नहीं पता कि इसने रॉक बॉटम हिट कर लिया है। 2 हफ्ते पहले जितना नीचे गिरना था गिर चुका है या मज़ीद गिरेगा। जंग तो अभी ख़त्म नहीं हुई, किसी भी वक्त कुछ भी दोबारा हो सकता है, लेकिन इसकी प्राइस रीबाउंस करना शुरू कर दी है। अब कोस्को ने एक छोटी वाली, सबसे छोटी बार भी निकाली है 2.5 ग्राम की। वो मैंने पहली दफ़ा देखी, पहले नहीं होती थी, शायद 550 तक की मिल रही थी एक। ये देखें, पीछे बड़ी वाली है और आगे छोटी वाली। अच्छा, ये दूसरी साइड है। यहाँ पर देखें 24 कैरेट की ज्वेलरी भी लगी हुई है। और ये इस तरफ आप देखें, पीछे 50 ग्राम्स की बार है, उसकी प्राइस $10,639.99 है। और आगे 2.5 ग्राम वाली की है $575 तकरीबन। तो यहाँ से मैंने ये वाली सामन फ़िश ली थी। ये सबसे साफ़ पानी की वाइल्ड ओशन की है, फार्म वाली नहीं है। मैं फार्म वाली नहीं पसंद करता क्योंकि उसको गंदी फीड खिलाई गई होती है। तो ये वाली वाइल्ड है और ये नॉर्वे से आई है। इसके पीछे लिखा भी हुआ है कि ये जगह, इसका पानी इतना साफ़ होता था कि ट्राइब्स लड़ते थे उस पानी और उस जगह को हासिल करने के लिए। फिर कुदरती तौर पर उसमें ऐसे शगाफ पड़ गए कि वहाँ पर सामन आकर रहना शुरू हो गई। और ये वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी की मछली होती है जो उन पानियों में रहती है और नॉर्वे से आती है ये। तो नॉर्वे से ही इसकी पैकेजिंग हुई थी और इसको हल्का सा इन्होंने स्मोक भी किया हुआ है। मतलब आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, बस निकाल के अंदर फिलेस बने हुए हैं। और यहाँ मैं देख रहा था बबली, इसके 2 तरह के पैकेजिंग है, मतलब 2 तरह के फ्लेवर्स हैं। इसमें ये 4 का कॉम्बिनेशन है और दूसरे वाले में और था। तो लास्ट टाइम मैंने ब्लू वाला लिया था, इस बार मैंने सोचा ये पर्पल वाला लेता हूँ क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छे फ्लेवर्स हैं। स्पेशली ब्लैकबेरी बहुत अच्छा है इसमें और ऑरेंज फ्लेवर बहुत अच्छा है। ये भी ख़त्म हुआ था, मैंने सोचा कि ओले का ले लेता हूँ, ये बहुत अच्छा होता है नहाने के लिए। और विटामिन D3 लेनी थी क्योंकि आपको पता है कि हम कनाडा में ज़्यादातर इंडोर ही रहते हैं, तो धूप तो ज़्यादा लगती है नहीं, तो विटामिन D की कमी ना हो जाए, जैसे इसका ख्याल रहता है। तो विटामिन D का मैंने गोलियां ले ली थी। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफिज़।